कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यन अनिका के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और वो देखता है कि अनिका मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। तो वो उसके मोबाइल को देखने की कोशिश करता है कि अनिका किससे बात कर रही है। अनिका आर्यन को यूं अपने मोबाइल में झांकता देख अपने मोबाइल को बंद करके रख देती है और आर्यन की तरफ देखती है, मानो वो पूछ रही हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों की मोबाइल में झांकते हुए। इतने बड़े बिजनेसमैन होकर ऐसे चीप काम करते हो। आर्यन बोला, तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठ गई? अनिका आर्यन को कोई जवाब ना देकर अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, मुझे घर जाना है। आर्यन बोला, ठीक है, तुम्हें दक्ष घर छोड़ देगा, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। अनिका आर्यन की तरफ देखकर ठीक है कहती है और वहाँ से जैसे ही जाने वाली होती है कि तभी उसकी नज़र एक इंसान पर जाकर टिक जाती है और उसके मुंह से निकलता है, राजवीर। उस पार्टी में एक और आदमी आया था जो इतनी देर से अनिका और आर्यन पर नज़र रखे हुए था। वो देख रहा था कि अनिका के ऐसे बच्चों जैसा बर्ताव कर रही है उस आदमी के सामने। वो आदमी राजवीर होता है और वो देख रहा था कि अनिका कितनी हंसी खुशी आर्यन मल्होत्रा से बातें कर रही है और वो उस पार्टी में आर्यन मल्होत्रा की पार्टनर बनकर आई है। ये देखकर उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो गुस्से में पास में रखे ग्लास को हाथ में टाइट से पकड़ कर रखा था। तभी उसने देखा कि अनिका का ध्यान उस पर गया है। ये देखकर वो ग्लास को साइड में आसानी से रख देता है और अपनी जगह से खड़े होकर अनिका की तरफ जाने लगता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो अपना फ़ोन उठाता है और बात करता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। फ़ोन कट जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अनिका जो राजवीर को देख रही थी उसने देखा कि उसे गुस्से में कोई देख रहा है। ये देखकर वो आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आर्यन गुस्से में कहता है, तुम किसी और आदमी को नहीं देख सकती हो, तुम यहाँ पर मेरी पार्टनर बनकर आई हो। अनिका मन में बोली, ये इंसान कितना बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। मैंने बस 2 मिनट के लिए राजवीर को देखा ही था कि इसको तो गुस्सा ही आ गया। पास में बैठा दक्ष ये नज़ारा बैठकर एंजॉय कर रहा था। उसे इन दोनों मियाँ बीबी के आपस के झगड़े को और गुस्से को देखकर मज़ा आ रहा था। वो अपने पास में रखा जूस उठाकर पीता है और मन में कहता है, मेरा दोस्त कितनी जल्दी चलने लगता है, ये अब किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा है, मानो कि जैसे उसका खिलौना उससे छीन कर किसी और को देने का सोच रहे हैं। ये सब सोच सोच कर उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर अपनी हंसी नहीं ला सकता था क्योंकि उसे पता है अगर वो इस सिचुएशन में हंसा तो शायद वो दोबारा कभी हंसने लायक नहीं रहेगा। अनिका आर्यन की तरफ देखकर कहती है, मुझे घर जाना है। दक्ष अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, ठीक है भाभी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अनिका गुस्से में आर्यन को देखते हुए दक्ष के साथ चली जाती है। आर्यन भी गुस्से में अनिका को देख रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर मोनिका अपने सामने बैठी तनु की तरफ देखकर कहती है, दीदी आपने ऐसा क्यों किया? तनु मोनिका के सवाल का जवाब देती है, क्योंकि अब अनिका की शादी हो गई है तो मैं नहीं चाहती कि उसकी पिछली जिंदगी का साया भी उस पर पड़े। मोनिका तनु की तरफ देखकर कहती है, लेकिन राजवीर कब तक अपने काम में बिजी रहेगा? एक ना एक दिन तो वो वापस अनिका की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, तब शायद अनिका के सामने उसका सच आ जाए। तनु मोनिका से कहती है, तुम चिंता मत करो क्योंकि मैंने मयंक से कहकर राजवीर की कंपनी में कुछ इशू करवा दिए हैं, जिसकी वजह से राजवीर अभी अपने काम में ही बिजी रहेगा, तब तक हमें टाइम मिल जाएगा। मोनिका बोली, ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तनु बोली, मोनिका तुम एक बार अपने घर ज़रूर जाना। मोनिका बोली, मैं उस घर में कभी लौट कर नहीं जाने वाली दी। मैंने उस घर को और उस घर से जुड़े हर इंसान को अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। इतना कहकर मोनिका वहाँ से जाते हुए दरवाज़ा गुस्से में बंद करती है। तनु मोनिका को जाते हुए देखती है और कहती है, उम्मीद है तुम कोई गलत फैसला ला लो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। इतना कहकर तनु अपने काम में वापस से लग जाती है।
मोनिका हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और गुस्से में अपनी गाड़ी चढ़ाने लगती है। तभी उसकी नज़र क्लब पर जाकर रुक जाती है और वो क्लब को देखकर उस तरफ गाड़ी मोड़ लेती है और पार्किंग एरिया में गाड़ी को पार्क करने के बाद वो उस क्लब के अंदर चली जाती है। क्लब के अंदर पहुंचकर वो देखती है कि अंदर बहुत भीड़ है, लेकिन उसकी नज़र एक खाली सीट पर जाती है तो वो तुरंत जाकर उस पर बैठ जाती है और सामने काउंटर पर ड्रिंक का ऑर्डर देती है। थोड़ी देर में काउंटर पर बैठा इंसान ड्रिंक बनाकर मोनिका को दे देता है। मोनिका उस ड्रिंक को पीती है। दूसरी तरफ अनिका दक्ष के साथ गाड़ी में बैठकर घर आ जाती है। घर पर पहुंचकर वो गाड़ी से उतर जाती है और दक्ष की तरफ देखकर कहती है, अपने दोस्त को समझा लो कि वो मुझे परेशान ना किया करे। मैंने तो बस उस आदमी की तरफ देखा ही था कि तुम्हारा दोस्त ऐसे चलने लगा कि मानो मैंने उसके सबसे बड़े दुश्मन को देख लिया हो। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दक्ष अनिका को जाते हुए देखकर खुद से कहता है, अब भाभी मैं आपको क्या ही समझाऊं, मेरा दोस्त आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। अगर आपने नज़र भर किसी लड़के को देख लिया तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अनिका घर पर आकर अपने रूम में चली जाती है और गुस्से में सामने रखे तकिए को उठाती है और कहती है, अगर आज आर्यन ने गुस्सा नहीं किया होता तो मैं शायद राजवीर से जाकर पूछ पाती कि वो मुझे जानता है कि नहीं, लेकिन जब तक मैं उस तक पहुंचती तब तक वो जा चुका था। अनिका शांत होकर कहती है, शायद ये सिर्फ एक सपना हो, क्योंकि अगर वो मुझे जानता तो वो मुझसे मिलने ज़रूर आता। शायद ये सिर्फ एक सपना होगा। मैंने उसकी फ़ोटो कहीं न्यूज़पेपर या कहीं पर देखी होगी, और वैसे भी उस पार्टी में सभी जाने माने बिजनेसमैन आए थे तो शायद मैंने मयंक के मुंह से राजवीर का नाम सुना होगा। ये सब कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है, और वैसे भी मुझे इन सब से क्या मतलब है। इन्हीं सब ख्यालों में वो जाकर अपने ड्रेस चेंज कर लेती है। दूसरी तरफ आर्यन थोड़ी देर पार्टी में रुकता है और थोड़ा ड्रिंक कर लेने के बाद वो उस पार्टी से घर आने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। आर्यन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि अनिका किसी और आदमी को बड़े ध्यान से देख रही थी। आर्यन ने उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अनिका कभी इतनी गौर से उसे तो नहीं देखती है। इन्हीं सब ख्यालों में वो अपनी गाड़ी ड्राइव करता है। थोड़ी देर में आर्यन घर पर आ जाता है। वो अपनी गाड़ी से उतर कर गाड़ी की चाबी ड्राइवर को पकड़ा जाता है और अंदर आने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो वापस से अपनी गाड़ी की तरफ आता है और कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र बियर की बोतल पर जाती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उस बियर की बोतल को गाड़ी से उठा लेता है। वो उस बियर की बोतल को खोलकर अपने ऊपर थोड़ा छिड़क लेता है और थोड़ा पी भी लेता है। पास में खड़ा ड्राइवर आर्यन को ये सब हरकतें देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब से उनकी शादी हुई है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। उन्होंने ये सभी काम करना शुरू कर दिया है जिनसे एक समय पर वो नफरत करते थे। तब से वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। इन्हीं सब ख्यालों में वो होता है कि तभी वो देखता है कि उसके बिग बॉस वहाँ से जा चुके हैं, तो वो गाड़ी को ले जाकर पार्क कर देता है। कमरे में बैठी अनिका जो मोनिका से चैटिंग कर रही थी कि तभी उसने आर्यन की गाड़ी की आवाज़ आते सुना, तो वो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहीं पर बैठी रहती है और मन में कहने लगती है, आज मैं नहीं आने वाली तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि पिछली बार जब मैं भाग कर गई थी उसकी वजह से तुम्हें चोट लग गई थी और उसकी वजह से मुझे कितना ज़्यादा तुमने परेशान किया था। आज मैं यहीं पर बैठी रहूँगी। आर्यन घर में आकर अपने चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि अनिका वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो कुछ सोच में पड़ जाता है और उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है और मन में कहता है, ये लड़की कितनी ज़्यादा समझदार है, ये लड़की दोबारा वही गलती नहीं करेगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। आर्यन सीढ़ियों पर चलते हुए अचानक से एक जगह पर बैठ जाता है और पास में रखा फ्लावर पॉट ज़मीन पर गिरा देता है और एक लंबी सी स्माइल देता है और मन में कहता है, तुम्हें परेशान करने का तो मैं एक मौका भी नहीं छोड़ सकता हूँ। अनिका जो कमरे में बैठी हुई थी वो दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब आर्यन आएगा। उसने देखा कि कितना समय हो गया है लेकिन अभी तक वो आया नहीं। उसे लगा कि शायद आज आर्यन इस कमरे में नहीं सोएगा कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई और वो तुरंत अपनी जगह पर से खड़ी हुई।
अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर दरवाजे के बाहर आती है तो वो देखती है कि आर्यन सीढ़ियों पर बैठा हुआ है और उसकी आंखें बंद है और उसके पास में फ्लावर पॉट गिरा हुआ है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाती है। वो आर्यन की तरफ लंबे लंबे कदमों से जाती है। आर्यन अनिका को अपने पास आता देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका आर्यन के पास आकर उसे हिलाती है और कहती है, जिंदा हो, अगर हो तो जवाब दो। आर्यन को अनिका की ये बात सुनकर मन ही मन काफ़ी हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और अपनी आंखें बंद करके चुपचाप से बैठा रहता है। अनिका आर्यन को ध्यान से देखती है और वो देखती है कि आज उसके कपड़ों पर कुछ गिरा हुआ है। अनिका ध्यान से आर्यन के पास आती है। अनिका ज़मीन पर बैठे आर्यन की तरफ देखकर अपना सर आर्यन के चेहरे के पास लाती है और उसे तेज़ बदबू आती है। वो समझ जाती है कि आर्यन ने आज ड्रिंक कर रखी है। ये देखकर उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अनिका गुस्से में आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुमने पी रखी है? आर्यन हाँ में सर हिला देता है। अनिका बोली, हो, तुमने सब पी रखी है तो तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम्हें अपने कमरे में नहीं जाना है? आर्यन थोड़ी नशे में भरी आवाज़ में कहता है, मैं कब से चल रहा हूँ लेकिन पता नहीं मेरा कमरा क्यों नहीं आ रहा है। अनिका आर्यन के मुँह से ये सुनकर धीरे से आर्यन की तरफ देखकर कहती है, ये आर्यन यहाँ पर बैठे बैठे सपना देख रहा है क्या? अनिका का चेहरा इस समय आर्यन के चेहरे के काफ़ी करीब था। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अनिका की आंखों में देखकर कहा, चॉकलेट गर्ल। ये शब्द सुनकर अनिका की आंखें चौड़ी हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे क्या कहा? आर्यन शांत हो जाता है। अनिका आर्यन से फिर पूछती है, तुमने क्या कहा, बताओ। आर्यन अनिका के सवालों का जवाब नहीं देता है। अनिका आर्यन को यूं ज़मीन पर सीढ़ियों पर बैठा देख मन में कहती है, इसने मेरे सामने तो पी नहीं थी, फिर ये अचानक से नशे में कैसे है? आर्यन अपनी हल्की सी आंख खोलकर अनिका को देखता है। वो देखता है कि अनिका कुछ सोच रही है तो वो धीरे से कहता है, क्या मैं अपने कमरे में पहुंच गया हूँ? अनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर आर्यन की तरफ देखती है और कहती है, बिल्कुल, तुम अपने कमरे में पहुंच चुके हो, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर अनिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। आर्यन अनिका को यूं जाता देख धीरे से कहता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं ज़मीन पर बैठा हूँ? अनिका पीछे मुड़कर आर्यन की तरफ देखती है और कहती है, तुम ज़मीन पर नहीं बिस्तर पर बैठे हुए हो, तुम आराम से वहाँ पर लेट जाओ। आर्यन अनिका की ये बात सुनकर समझ जाता है कि अनिका को शायद उस पर शक हो चुका है, तो वो चुपचाप से बैठा रहता है। अनिका आर्यन को यूं चुपचाप से बैठा देख मन में कहती है, क्या इसने सच में पी रखी है? कुछ सोचकर वापस से वो उसके पास आती है और उसे सीढ़ियों से उठाकर कमरे में ले जाती है। कमरे में पहुंचकर अनिका आर्यन को उसके बिस्तर पर लेटा देती है और एक नज़र आर्यन को देखती है। उसके बाद उसके पास जाकर उसके जूते निकाल कर साइड में रख देती है और उसे कंबल उड़ाकर उस कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आकर अनिका आर्यन द्वारा कहे गए शब्दों को सोचने लगती है। अनिका अपने फ़ोन से तनु को फ़ोन करती है। तनु इस समय हॉस्पिटल में थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तनु फ़ोन उठाकर कहती है, क्या हुआ अनिका? अनिका घबराई हुई आवाज़ में कहती है, तनु दी, आज मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। तनु फ़ोन पर बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अनिका बोली, आज मैंने सपने में देखा कि मुझे वही लड़का चॉकलेट गर्ल कहता है और आर्यन भी नशे की हालत में मुझे चॉकलेट गर्ल कह रहा था, और दूसरा राजवीर। राजवीर का नाम सुनकर तनु फ़ोन पर धीरे से कहती है, राजवीर नाम का बिजनेसमैन है और शायद तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। अनिका धीरे से कहती है, मुझे राजवीर के बारे में नहीं पूछना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आर्यन मुझे उस नाम से क्यों बुला रहा है। तनु धीरे से फ़ोन पर कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं आर्यन के बारे में पता करती हूँ। अनिका बोली, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। क्यों? 5 साल पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है दी, और ये सब भी मैं सिर्फ सपने में ही देखती हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तनु बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि 5 साल पहले तुम जब कहीं जा रही थी तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त पर कुछ फ़र्क आया है। तुम्हें कभी कभार तुम्हारा फ्लैशबैक याद आता रहेगा और समय आने पर तुम्हें सब याद आ जाएगा। पर अभी जो दवाइयाँ मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम उन दवाइयों को खाओ। अनिका धीरे से कहती है,
ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है कि आप जो कह रही हैं सच कह रही हैं दी। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। फ़ोन कट जाने के बाद अनिका अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ आर्यन, जिसे अनिका बिस्तर पर लेटा कर गई थी, वो अपनी जगह से खड़े हो गया था। वो तो सोच रहा था कि अनिका को थोड़ा और परेशान करेगा, लेकिन उसने देखा कि अनिका थोड़ी खुद परेशान है। तो उसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया और चुपचाप से अनिका की बातें सुनने लगा। तब उसे पता चला कि अनिका को उसके बचपन का कुछ भी याद नहीं है। उसे सुनकर थोड़ा बुरा लगा है। आर्यन अपने मन में कहता है, लेकिन 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा, और कुछ तो है जो तनु मुझसे छुपा रही है। यही सब सोचता सोचता वो अपने कमरे में वापस आकर सो जाता है। दूसरी तरफ फ़ोन रखने के बाद तनु अपनी जगह से खड़ी होती है और हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ कहो मयंक। फ़ोन पर मयंक बोला, मैंने पता कर लिया है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन हमें शायद अनिका के नाना नानी को बता देना चाहिए कि अनिका सही सलामत है। तनु बोली, पहले तुम ये बताओ कि उसने अनिका के नाना नानी का हाथ था कि नहीं। मयंक धीरे से कहता है, हाँ उनमें अनिका के नाना का हाथ था। तनु गुस्से से कहती है, तो तुम्हें गलती से भी उनके सामने ये जिक्र नहीं करना है कि अनिका जिंदा है। उन्हें उनकी गलती का पश्चाताप करने दो। इतना कहकर वो गुस्से में फ़ोन काट देती है। फ़ोन कट जाने के बाद तनु गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठती है और उस गाड़ी से अपने घर के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ मोनिका कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से वो जब अपनी जगह से खड़ी होती है, तभी उसकी नज़र एक आदमी पर जाकर रुक जाती है और उसके मुंह से निकलता है, दच्छ, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो वही है, आर्यन का दोस्त। इतना कहकर जब वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि दच्छ के साथ एक लड़की फ्लर्ट कर रही है। ये देखकर मोनिका वापस से अपनी जगह पर बैठ जाती है और मन में कहती है, मतलब कि अभी मज़ा आने वाला है, तमाशा देखने को मिलेगा। इतना कहकर वो दच्छ की तरफ देखने लगती है। दच्छ जो अनिका को घर छोड़कर आया था, तभी उसे याद आता है कि उसकी एक बिजनेस मीटिंग इस होटल में थी, तो वो वहाँ से तुरंत इस मीटिंग के लिए आ जाता है। और वो जब वो मीटिंग ख़त्म करके निकल रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके सामने एक मेकअप की दुकान आकर खड़ी हो गई है। ये देखकर उसका मुंह बन गया। वो लड़की लगातार दच्छ के साथ फ्लर्ट करे जा रही थी। ये देखकर दच्छ पूरी तरह से चिढ़ गया था और गुस्से में उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है। इतना सुनते ही वो लड़की वहाँ से चुपचाप से चली जाती है और मन में कहती है, मुझे लगा था कि आज मैं अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सकती हूँ कि मैं दच्छ सिन्हा को जानती हूँ, लेकिन दच्छ ने तो मेरी मुंह पर ही बेइज्जती कर दी। गुस्से में तमतमाई हुई वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के चले जाने के बाद दच्छ एक गहरी लंबी सांस लेता है और कहता है, आजकल की लड़कियां भी कैसी हो गई हैं। तभी उसके मुंह पर एक बोतल पड़ती है। दच्छ अचानक से इस बिस्लरी की बोतल से अपने आप को बचा नहीं पाता और उसके मुंह पर वो बोतल जाकर लग जाती है और गुस्से में दच्छ उस तरफ देखता है तो उसकी नज़र मोनिका पर जाकर रुक जाती है और वो कहता है, ये तो शायद भाभी की दोस्त है, लेकिन इसने मुझे बिस्लरी की बोतल फेंक कर क्यों मारी? मोनिका जो इतनी देर से तमाशे का मजा ले रही थी, उसने दच्छ के मुंह से ये सुना कि आजकल की लड़कियां कैसी होती जा रही हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आया कि एक लड़की की वजह से वो कैसे सारी लड़कियों को बदनाम कर सकता है। इसलिए उसने गुस्से में पास पड़ी बिस्लरी की बोतल उसके मुंह पर फेंक कर मारी। दच्छ मोनिका के पास आकर कहता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने इस बोतल को फेंक कर मेरे मुंह पर क्यों मारा? और कम से कम आप ये तो मत भूलिए कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर मेरा कितना नाम है। मोनिका दच्छ के मुंह से ये सुनकर एक पल तो खिलखिलाकर हंसती है और दूसरे दच्छ की तरफ देखकर कहती है, अच्छा आपको भी बोतल लग गई? मैं तो आपको नहीं, आपके पीछे खड़े उस आदमी को मार रही थी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही फालतू बोल रहा था। दच्छ मोनिका से ये सुनकर ठीक है कहता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो समझ जाता है कि मोनिका उसे ही सुना रही है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है। दच्छ गुस्से में बोला, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मोनिका दच्छ की तरफ देखकर कहती है, तो आप एक लड़की के चक्कर में सारी लड़कियों को ऐसा कैसे बोल सकते हैं?
दक्ष समझ जाता है कि मोनिका ने उसकी बात सुन ली थी, तो वो धीरे से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मोनिका कुछ सोचकर कहती है, अच्छा ठीक है, पहले मुझे आप घर छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ। दक्ष अपने मन में बोला, ये लड़की कितनी ज़्यादा चालाक है, यानी कि इसे घर ड्राइव करके ना जाना पड़ा, इसलिए मुझे ही अपना ड्राइवर बना दिया। और गुस्से में मोनिका की तरफ देखता है। मोनिका दक्ष को यूं अपने आप को देखता देख कहती है, मानती हूँ मैं सुंदर हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इस कदर देखो और मुझे सही सलामत मेरे घर पर पहुँचा देना, वरना तुम भूल मत जाना कि तुम्हारा जो दोस्त है वो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है, यानी कि मेरे जीजू। इतना कहकर वो शांत हो जाती है। मोनिका के मुँह से ये सुनकर दक्ष का मुँह खुला का खुला रह जाता है और वो मन में कहता है, ये लड़की मुझे मेरे ही दोस्त की धमकी दे रही है। और गुस्से में मोनिका की तरफ देखकर कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर एकदम सही सलामत छोड़ दूँ। मोनिका अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, सो सॉरी, लेकिन मैंने आज कुछ ज़्यादा ही पी ली है, तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इतना कहकर वो दक्ष को अपने पीछे आने का इशारा करती है। दक्ष चुपचाप गुस्से में मोनिका के पीछे जाने लगता है। आज पहली बार दक्ष की इस कदर किसी ने बेइज्जती की है और एक लड़की ने, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर किसी तरह उसने मोनिका को गुस्सा दिलाया तो बाद में उसे ही पछताना पड़ेगा। इसलिए वो चुपचाप से मोनिका को पीछे जाने लगता है। गाड़ी के पास पहुंचकर मोनिका अपनी गाड़ी की चाबी दक्ष को देती है और कहती है, ढंग से ड्राइव करना। इतना कहकर वो पीछे जाकर बैठ जाती है। दक्ष मोनिका को गुस्से में देखता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है और मोनिका की तरफ देखकर पूछता है, तुम्हारे घर का पता? मोनिका कुछ सोचकर कहती है, यहाँ पास में एक अनाथ आश्रम है, वहाँ पर मुझे तुम छोड़ देना। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो चुपचाप से मोनिका की बात मानकर उसे अनाथ आश्रम के पास ले जाकर छोड़ देता है। मोनिका दक्ष को थैंक यू कहकर उस अनाथ आश्रम के अंदर चली जाती है। दक्ष कुछ देर वहाँ पर इंतज़ार करता है, लेकिन उससे सब्र नहीं किया जा रहा था, तो वो उस अनाथ आश्रम के अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि मोनिका वहाँ पर किसी से बात करके अपने कमरे में चली जाती है। दक्ष ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि अनाथ आश्रम तो अनाथ बच्चों के लिए होता है और वो इतनी बड़ी होकर अनाथ आश्रम में क्यों रह रही है। लेकिन वो ज़्यादा ध्यान ना देकर चुपचाप से वापस अपने घर के लिए चले जाता है। इधर अनिका जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके फ़ोन पर मोनिका के कई सारे मिस्ड कॉल हैं। ये देखकर वो सोच में पड़ जाती है और मोनिका को फ़ोन करती है। दूसरी तरफ अनाथ आश्रम के एक कमरे के अंदर मोनिका के चेहरे पर धूप की किरण पड़ रही थी। तभी मोनिका की आंखें खुलती है और वो गुस्से में खिड़की की तरफ देखकर कहती है, मेरी किस्मत कम ख़राब है जो चैन से मैं सो भी नहीं सकती कि तभी उसका फ़ोन बजता है। मोनिका अपना फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ हेलो। अनिका बोली, कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी क्या, जो अभी तक मेरा नंबर नहीं देखा तुझे? मोनिका फ़ोन पर बोली, अच्छा अनिका तू है? हाँ, कल कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और जब मैं तुझे फ़ोन कर रही थी तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। अनिका फ़ोन पर बोली, रात के 12 बजे मैं सो रही थी। मोनिका अपना सर पकड़ते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं आज कॉलेज नहीं आ रही हूँ तो आज का तू देख लियो। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। अनिका फ़ोन की तरफ देखकर कहती है, ये तीसरी बार हो रहा है जब उसने इतनी ज़्यादा पी रखी है। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और चेंजिंग रूम में जाकर जल्दी से कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। नीचे आकर वो देखती है कि आर्यन डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है और वो देखती है कि उसका हाथ ठीक हो रहा है। ये देखकर अनिका एक गहरी लंबी सांस लेती है। अनिका मुस्कुराते हुए डाइनिंग एरिया में आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। आर्यन अनिका को मुस्कुराता हुआ देख कुछ सोचकर धीरे से कहता है, चॉकलेट गर्ल। अनिका ये नाम सुनकर मुस्कुराना बंद कर देती है और आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुमने कुछ कहा? आर्यन बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इतना कहकर वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। अनिका आर्यन के मुंह से ये सुनकर अपने आप से कहती है, शायद मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है। इतना कहकर वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है।
आर्यन अनिका की ये बात सुनकर अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है। अनिका का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वो अपनी जगह से खड़ी होती है और आर्यन की तरफ देखकर कहती है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आर्यन बोला, मेरा भी हो गया है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। अनिका बोली, नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन अनिका की तरफ देखकर कहता है, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैंने तुम्हें कुछ महीने दिए हैं तो तुम अपनी पढ़ाई आराम से कंप्लीट करो। उसके बाद मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाने वाला हूँ। अनिका जो गिलास से पानी पी रही थी उसके मुंह से पूरा पानी बाहर निकल जाता है और आर्यन की तरफ देखकर कहती है, क्या बोल रहे हो तुम? आर्यन अनिका को इस तरह हैरान होकर देखकर कहता है, क्या मेरी मम्मी को अपनी बहू से मिलने का हक नहीं है और मेरे छोटे भाई को अपनी भाभी से? अनिका अपने आप को संभालते हुए गिलास साइड में रख कर आर्यन की तरफ देखकर कहती है, मेरी कहने का मतलब है कि अभी मैं उन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, उनसे मिलने के लिए। आर्यन बोला, तभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने तक का समय दिया है। अनिका आर्यन की इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाती और गुस्से में आर्यन की तरफ देखकर कहती है, मुझे कॉलेज जाना है, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है तो चलो। इतना कहकर वो अपने बैग को लेकर वहाँ से चली जाती है। आर्यन अपनी जगह से खड़े होकर अनिका के पीछे पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि अनिका को गुस्सा आ रहा है। ये देखकर वो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है, मेरी स्वीट हार्ट को गुस्सा आ रहा है। अनिका जो गाड़ी में बैठने वाली थी पीछे मुड़कर आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तुमने कुछ कहा? आर्यन नामे सिर हिला देता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अनिका परेशान होकर अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है और धीरे से कहती है, मुझे क्यों इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है बार बार, जैसे कि ये मुझसे कुछ कह रहा है कि मेरी स्वीट हार्ट को गुस्सा आ रहा है। आर्यन गाड़ी को चालू करके मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है इसलिए तुम्हें हर जगह मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। इतना कहकर वो गाड़ी चालू करके वहाँ से चला जाता है। अनिका पूरे रास्ते आर्यन की ये बात सोच रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि वो आर्यन से कैसे प्यार कर सकती है। तभी अनिका को कॉलेज आ जाता है। अनिका गाड़ी से उतरकर आर्यन की तरफ गुस्से में देखकर कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इतना कहकर वो मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। आर्यन अनिका को जाते हुए देखकर कहता है, तुम्हें परेशान करने में ना जाने मुझे इतना मज़ा क्यों आता है माय लिटिल स्वीट हार्ट। इतना कहकर वो वहाँ से अपनी गाड़ी कंपनी की तरफ मोड़ लेता है। अनिका कॉलेज में आकर अपनी जगह पर बैठती है और आर्यन के कहे गए शब्दों को याद करती है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। अनिका बोली, ऐसे थोड़ी ना होता है, आर्यन कुछ ज़्यादा ही फालतू बोल रहा है। तभी उसकी नज़र मीनाक्षी पर जाती है। मीनाक्षी चुपचाप से अपनी जगह पर आकर बैठी हुई थी। अनिका को कुछ गड़बड़ सी लगती है। उसे समझ नहीं आता कि मीनाक्षी आज इतनी शांत क्यों है, क्योंकि हमेशा मीनाक्षी क्लास में बातें ही किया करती थी। ये देखकर अनिका कुछ सोचने लगती है। अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर मीनाक्षी के पास जाती है। मीनाक्षी ने अपने चेहरे को स्टॉल बांध रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से कवर हो रखा था। अनिका मीनाक्षी की तरफ देखकर कहती है, तुमने क्लासरूम के अंदर स्टॉल क्यों बांध रखा है? मीनाक्षी अनिका के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। क्लास में मौजूद सभी बच्चों का ध्यान मीनाक्षी पर जाता है और वो देखते हैं कि मीनाक्षी ने अपने चेहरे पर स्टॉल बांध रखा है। ये देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि मीनाक्षी ने ऐसा क्यों कर रखा है। क्लास के अंदर मीनाक्षी अपने चेहरे को किससे बचा रही है? तभी उनमें से एक लड़की बाहर आकर मीनाक्षी के पास आकर कहती है, मीनाक्षी, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है और क्लास के अंदर तुम अपना चेहरा इस तरह से कवर क्यों कर रखी हो? मीनाक्षी कोई जवाब नहीं देती तो वो लड़की मीनाक्षी के चेहरे से स्टॉल हटाने की कोशिश करती है, लेकिन मीनाक्षी वो स्टॉल नहीं हटा रही थी। लेकिन बड़ी मुश्किल और कोशिश के बाद आखिरकार मीनाक्षी के चेहरे से वो स्टॉल हटा दिया जाता है। फिर जब मीनाक्षी का चेहरा देखते हैं तो मीनाक्षी का चेहरा थप्पड़ों की वजह से सूज रखा था। उस चेहरे को देखकर पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मीनाक्षी का ये चेहरा देखकर अनिका का हंसते हंसते उसका पेट दर्द करने लगता है और उसके मुंह से निकलता है, तुम्हें किसने पीट दिया कि तुम्हारा चेहरा इस कदर लाल हो रखा है, मानो कि तुम किसी के हाथों से थप्पड़ खाकर आई हो और उस इंसान ने तुम पर अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया हो।
मीनाक्षी का स्टॉल हट जाने के बाद गुस्से से अनिका की तरफ देखकर वो कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अनिका मीनाक्षी के इस सवाल पर हंसते हुए कहती है, मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। फिर इतना कहकर वो हंसने लगती है। तभी पीछे से मोनिका की हंसने की आवाज़ आती है। मोनिका मीनाक्षी का ये चेहरा देखकर अनिका के पास आकर कहती है, अनिका ये तुमने बिल्कुल सही कहा, वरना मैं ही मोनिका का ये हाल करती। इतना कहकर वो हंसने लगती है। मोनिका ने जब अनिका से बात कर ली थी, उसके बाद वो कुछ सोचकर कॉलेज जाने के लिए अनाथ आश्रम से निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर वो जब अपनी क्लास के रूम में आती है तो वो देखती है कि लोगों ने आसपास भीड़ जमा कर रखी है। ये देखकर उसका सर दर्द होने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर रुक जाती है। वो लड़की अनिका होती है। अनिका को इस कदर हंसता देख मोनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अनिका के पास जब आती है तब उसकी नज़र पास में मौजूद मीनाक्षी पर जाती है और जब वो मीनाक्षी का चेहरा देखती है तब तो उसका हंसी के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो देखकर उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो लगातार हंसते हुए ही जा रही थी। मीनाक्षी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में अपनी जगह से खड़ी होकर अनिका की तरफ देखकर कहती है, ये सब तुम्हारे उस आगे नाम ही लेने जा रही थी कि तभी उसे आर्यन की धमकी याद आती है और वो चुप हो जाती है। अनिका शांत होकर मीनाक्षी की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो जिसने मेरा बदला तुमसे लिया है? मीनाक्षी अपनी जगह से खड़ी होती है और चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। मोनिका अपनी हंसी को कंट्रोल करके मीनाक्षी को जाते हुए देखकर कहती है, मिस ब्यूटी क्यून, क्या आप मुझे बता सकती हैं अपनी खूबसूरती का राज? मोनिका की ये बात सुनकर क्लास में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। मोनिका अनिका की तरफ देखकर कहती है, इसको जिस लड़की ने भी थप्पड़ मारा है काफ़ी कमाल की लड़की थी, मतलब कि इतनी बुरी हालत कर दी मीनाक्षी के चेहरे की। अनिका अपनी जगह पर वापस बैठकर मोनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम तो आने वाली ही नहीं थी आज कॉलेज। मोनिका कुछ सोचने की नौटंकी करते हुए अनिका के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, सोचा तो था मैंने भी कि ना आऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम अकेली पड़ जाओगी। इतना कहकर वो हंसने लगती है और अच्छा हुआ कि मैं आ गई, वरना मुझे मीनाक्षी का ये चेहरा देखने को तो नहीं मिलता। इतना कहकर वो वापस से हंसने लगती है। अनिका मोनिका को शांत करवाती है, लेकिन मोनिका की हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका अपने आप को शांत करके अनिका की तरफ देखकर कहती है, मुझे उसकी ना तस्वीर ले लेनी चाहिए थी ताकि जब भी मेरा दिमाग ख़राब हो उसका चेहरा देखकर अपने दिमाग को फ्रेश कर सकूं। अनिका अपना सिर हिलाकर कहती है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। आज का पाठ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।